इसमें ये तो था पहले साल के बाद भी मैंने वैसे अकाउंटिंग की बातें आपके साथ कर ली, लेकिन स्टैंडर्ड आपको वाजे तौर पे कहता है कि पहले साल आपने उसको अकाउंट फॉर तो कर लिया, अब आप उसको सब्सिक्वेंटली क्या इम्पैक्ट लेंगे। तो बेटे सब्सिक्वेंटली ऑब्वियसली अगर आपका एसेट राइट ऑफ यूज एसेट है तो आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लेने के लिए, तो वो कॉस्ट मॉडल आप अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर। और आप जब आएंगे जी लायबिलिटी साइड पे, लीज लायबिलिटी साइड पर, तो लीज लायबिलिटी में आप उसकी जैसे आपने किया था कि इंक्रीज करो कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट, आपने वो ऐड किया था ना इंटरेस्ट, रिड्यूस करो कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट द लीज पेमेंट, वो फिर 800 जो लीज पेमेंट की थी, रीमेजर द कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट एनी रीअसेसमेंट ऑफ लीज मॉडिफिकेशन। ये लीज मॉडिफिकेशन फिलहाल हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि जी अगर कुछ भी आपकी लीज लायबिलिटी से मुतल्लक मॉडिफिकेशन मांगती है बात, तो वो हमने करनी तो है, हमारी लीज के इम्पैक्ट तो उसके अंदर दिखाने ना लीज लायबिलिटी में, तो वो उसकी लीज लायबिलिटी की मॉडिफिकेशन की बात करता है। अच्छा, अदर मेजरमेंट में वो एसेट की साइड पर if a lessee applies the fair value model IAS 40 का to investment property, तो the lessee shall also apply the fair value model to right of use asset, ये वो बात कर रहा है, ठीक है। and that meets the definition of investment property, अगर कोई उसकी investment property लीज पर उसने ली हुई है। if right of use asset relate to a class of property, plant and equipment to which the lessee applies the revaluation model, अब वो देख लो राइट ऑफ यूज एसेट अगर वो किसी ऐसी क्लास से ताल्लुक रखता है जिस क्लास में आप I-16 अप्लाई करें, द लेसी मे इलेक्ट टू अप्लाई द रिवैल्यूएशन मॉडल टू ऑल द राइट्स ऑफ यूज एसेट्स दैट रिलेट टू दैट क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये अब आपके पास यहां पर उसने एक बात की है कि अगर 40 कर रहे हैं तो शैल ऑल्सो अप्लाई फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है। लेकिन अगर राइट ऑफ यूज एसेट आपके ऐसी क्लास ऑफ एसेट से ताल्लुक रखता है जिसमें आपने रीवैल्यूएशन की हुई I-16 की, तो लेसी मे इलेक्ट कि वो अब रीवैल्यूएशन करे हर उस क्लास ऑफ एसेट में मौजूद राइट ऑफ यूज एसेट को, या कहे कि जी मैंने कॉस्ट मॉडल पर चलना। अब वहां पर उसकी एक ऑप्शन की इलेक्शन आती है। अब ये छोटे छोटे वो पॉइंट्स हैं जो कि अगर आपने पढ़े होंगे तो एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगी, नहीं पढ़े होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये इसलिए मैंने इसका एज इज एक्सट्रैक्ट आपके साथ शेयर किया। अच्छा, फाइनेंशियल चार्जेस की कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी, और यहाँ पर अब ये एग्जांपल्स मैंने इलेबोरेट करके आपको सारी इसमें की हुई है। आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन इट। सीधी सी बात कर रहा है कि Miracle Limited acquired a machine on lease from बैंक लेसोर हो गया, Miracle आपकी जो है वो लेसी हो गया। कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी 20 मिलियन की लीज टर्म, यूजफुल लाइफ 4 साल है, लीज टर्म 4 साल है, यूजफुल लाइफ आपकी 10 साल है रिस्पेक्टिवली, उसने बात की हुई है। इंस्टॉलमेंट 5.8 मिलियन इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस, एंड इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट उसने आपको दे दिया, आपको वो हिट एंड ट्रायल मेथड या एक्सेल या फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं करना पड़ेगा यूज। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म MTL हैज एन ऑप्शन टू परचेज। अब ऑप्शन टू परचेज मतलब आपने फर्दर पेमेंट करनी है 2 मिलियन की एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 मिलियन। तो आपकी सब्सटेंशियली लोअर होनी चाहिए, तब उसका फायदा है कि लीज टर्म उसकी जो थी एंड पर 3 मिलियन बन रही है उसकी वैल्यू, लेकिन आप उसको 2 मिलियन देके फर्क कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए आपके पास ये टाइमलाइन खासी हेल्पफुल होती है। 20 मिलियन का आपने एसेट लिया, 5.8 शुरू में पे कर दिया, फिर 5.8 5.8 5.8। ये बेटे मैंने आपको वो एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू आपने जो
पड़ा हुआ है ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, आई एम सॉरी बेटे जी, ये आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी है जो आपकी एंड पे होती है, और ये आपकी एन्युटी ड्यू है। ठीक है, तो आपकी जब शुरू में ही पेमेंट हो जाती है तो वो आप उतने से उसको रिड्यूस करते हैं, जैसा हमने पहले भी किया। पेमेंट इन एडवांस है, आपने खत्म किया, अमाउंट ड्यू आई। अब मैंने वर्टिकल इसको किया, IRI अप्लाई किया, इंटरेस्ट ऐड किया, आपके पास सेकंड इंस्टॉलमेंट पे होगी, अमाउंट ड्यू आ गई, फिर IRI अप्लाई किया, उस पर अमाउंट ड्यू पर इंस्टॉलमेंट पे की, फिर अगली अमाउंट ड्यू पे IRI अप्लाई किया, इंटरेस्ट बना, चौथी इंस्टॉलमेंट पे की, और ये जो इस पर आया ये IRI आपने चौथे साल का, और अब आखिर में जो बचेगा वो आपकी बार्गेन ऑप्शन बचेगी। क्यों? इसलिए कि आपने IRI के अंदर उसको एडजस्ट किया हुआ था। ठीक है, IRI आपने जब कैलकुलेट किया तो आपने कैश फ्लोज में एडजस्ट किया हुआ था कि आखिर में 2000 भी हमने पे करना है, तो आपको आखिर में 2000 बच जाएगा कि अब ये कैश पे करो और गाड़ी ले जाओ या एसेट ले जाओ, व्हाटएवर दैट एसेट इज, मशीन वगैरह। इसी वर्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टल जो कन्वेंशनल आपकी कैलकुलेशन होती है लीज स्केड्यूल की, आपसे मैं पहले उसको डिस्कस कर चुका हूँ। 20,000 का एसेट लिया और उसी डेट पे आपने उसकी पेमेंट कर दी, इसलिए इंटरेस्ट चार्जेस नहीं होंगे। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी उसमें 100%, क्योंकि उसी डेट को किया, उसमें इंटरेस्ट कोई एलिमेंट नहीं था। आपके पास उसको पे करने के बाद जो बैलेंस आया वो बैलेंस आपने ये रख लिया जी आपके पास बिगिनिंग बैलेंस उस साल के लिए जिसकी रिपोर्टिंग डेट 30 जून 2000 होगी, उस पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया IRI के मुताबिक। ये लीज पेमेंट है। प्रिंसिपल अमाउंट आपने सेग्रीगेट कर ली, इस 58 में से 2233 माइनस करके एंडिंग बैलेंस यानी कि इस प्रिंसिपल को आपने बिगिनिंग बैलेंस से लेस किया तो एंडिंग बैलेंस आ गया। अब देखें, ये बात तो वही है सारी की सारी जो वर्टिकल में भी हुई है। वर्टिकल एक लॉजिकल सीक्वेंस से आगे चलता चला जा रहा है, ठीक है, और आप उसकी फिर प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ एक साल की कैलकुलेट की है, बाकी सालों के भी प्रिंसिपल अमाउंट इस तरीके से आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे कि ये आपने इसमें से इंटरेस्ट को जो कैलकुलेट किया उसको आपने माइनस करना है एंड यू विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है ना, तो यूं आपकी ये वर्किंग, इट ऑल डिपेंड्स आप किस तरीके से उस पर कंफर्टेबल हैं। मैंने उसकी सारी डिटेल्स आपके साथ ये डिस्कस कर ली हैं, इनको ही आप देख लीजिएगा। ये एक साल की करंट और नॉन करंट की लॉजिक मैंने यहाँ पर क्लियर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्किंग को जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। आगे इनके लेजर अकाउंट्स हैं, लीज लायबिलिटी के और फाइनेंशियल चार्जेस के। ऑलराइट, थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट बट जस्ट नीड a concentration to understand the flow. Once you are comfortable with the flow, तो ये कैलकुलेशंस आपको मजा देती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है बेटे, और आई ट्रस्ट के आपसे हो जाएगा। नहीं जी, यहाँ तक मैं रखता हूँ आज की बातचीत मेरी तरफ से, लेकिन आपको मालूम ही है होमवर्क टीचर की तरफ से धोखा होता है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट की तरफ से धोखा होता है माँ बाप को कि जी होमवर्क कर लिया, और टीचर का होता है कि जी मैंने तो होमवर्क दे दिया था। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जानते हैं कि आप इस वक्त लेसी की अकाउंटिंग का हर सवाल जो है वो पकड़ सकते हैं अपनी बुक में से। ठीक है बेटे, ओके, गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इससे अगली बातें होंगी। अल्लाह हाफिज।